हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं जेन्युइन ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। जो पिछला कक्षा 12 में हमारा जो लेसन चल रहा था वो पार्ट 25 यानी जो 25वां लेसन है वो पार्ट हमारा चल रहा था। उसमें से हमने राजस्थान के बारे में अध्ययन किया था और राजस्थान में लिंग अनुपात, साक्षरता दर और जनघनत्व और एक जनजाति पढ़ ली थी जिसमें राजस्थान की पहली जनजाति है मीणा जनजाति। उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। इस लेसन में मैं आपको बता दूं 4 नंबर का क्वेश्चन आता है और 4 नंबर का क्वेश्चन आपको अथवा में मिल जाएगा। जहां तक है 100% इस लेसन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। जो आज हम आगे पढ़ेंगे दूसरी जनजाति जो भारत की भी है और राजस्थान में भी है। दूसरी जनजाति है हमारी भील जनजाति। भील जनजाति है। हाँ, इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आप वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी वीडियो देखें आप पूरे देखिए तभी आपको समझ में आएगा। और दूसरी बात, वीडियो देखने के साथ साथ आप बिल्कुल लाइक तो करते ही नहीं हो वीडियो को, तो आप लाइक भी कीजिए। इतनी मेहनत कर रहे हैं ताकि हमें थोड़ा सा उत्साह मिले और भी अच्छे सुचारू रूप से आपकी तैयारी करवा सकें। इसके बाद में हम देखिए 4 नंबर का जो सिलेबस है आपका आज जहां तक है कंप्लीट हो जाएगा। जनजातियां हम पूरी पढ़ाने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और सब भील जनजाति के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब भील जनजाति भारत की तीसरी बड़ी जनजाति है भारत की। और अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की दूसरी बड़ी जनजाति है भील जनजाति। अब पहली जनजाति कौन सी है भारत की? अगर हम बात करें तो संताल है और दूसरी कौन सी है? गौड़। यानी 2 जनजातियों के बाद में संताल और गौड़ के बाद में तीसरी जनजाति है वो भील जनजाति है। राजस्थान की अगर हम बात करें पहली जनजाति तो वो मीणा है और दूसरी जनजाति है वो भील है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम भीलों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम भीलों की बात करें तो भीलों में जो ऊंचे पहाड़ियों पर रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हें पालवी कहते हैं। जो पहाड़ों पर रहने वाले होते हैं उन्हें पालवी कहते हैं। जो भीलों पर जो मतलब पहाड़ों वगैरह पे रहते हैं उन्हें पालवी कहते हैं। और जो मैदानों में रहने वाले होते हैं उन्हें वागड़ी कहते हैं। वागड़ी यानी भील जो पहाड़ों वगैरह पे रहते हैं उन्हें तो पालवी कहते हैं और जो मैदानों में रहते हैं उन्हें वागड़ी कहा जाता है। अगर हम उत्पत्ति की बात करें कि भीलों की उत्पत्ति कहां से हुई है, तो भीलों की जो उत्पत्ति है वो द्राविडियन भाषा के बीलू शब्द से हुई है। कौन से शब्द से हुई है? बीलू शब्द से हुई है। यानी ये द्राविड़ भाषा का एक बीलू शब्द है और इस बीलू शब्द से इस भील की क्या है? उत्पत्ति हुई है, जिसका मुख्य अर्थ होता है तीरंदाज। इसका मुख्य अर्थ होता है। इसके बाद में सबने अलग अलग कहा संस्कृति के मूल आधार पर इसे भेदना, मारना, वध करना आदि कहा गया। लेकिन पुराणों के आधार पर ऐसा कहा जाता है कि जो महादेव का पुत्र था, महादेव का जिक्र होता है और महादेव का जो पुत्र है निषाद, उन्होंने क्या करा था? नंदी बैल को मार दिया था, जिस कारण भगवान शिव ने, महादेव जी ने उन्हें वनवास दे दिया था। और वन में विचरण करने वाली जो जनजातियां हैं उनकी उत्पत्ति फिर धीरे धीरे क्या है? भील की परिवर्तन यानी जनजाति में परिवर्तन हो गई, ऐसा माना जाता है। अगर हम महाभारत की बात करें तो महाभारत में एकलव्य का जिक्र होता है और एकलव्य जनजाति का संबंध भी भीलनी से ही यानी भील जनजाति से है। एक और हम श्री राम यानी रामायण में जिक्र होता है और रामायण में जिक्र होता है वो सबरी जनजाति
यानी सबरी नाम का जिक्र होता है, और वो जो सबरी जो भिलनी थी जिसने श्री राम को बेर खिलाए थे वो भी इसी जाति से संबंधित थी। तो यहाँ तक कि अगर हम उत्पत्ति की बात करें तो ये हमारा उत्पत्ति के बारे में हो गया, भील जनजाति के बारे में हो गया। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वालों को तो पालवी और जो मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले उन्हें बागड़ी। उत्पत्ति को बीलू शब्द द्रविड़ भाषा के बीलू शब्द से हुआ है जिसे तीरंदाजी कह सकते हैं, और इसका आगे कुछ आधार पर ऐसा कहा गया है वध करना, भेदना, इसको कहा गया है। उसके बाद में नेक्स्ट महादेव, कुछ संस्कृति के आधार पर कहा गया है कि महादेव जी के निषाद की वजह से भी इनकी क्या है उत्पत्ति मानी जाती है। तो ये बात हो गई। अब आगे देखते हैं हम इनकी शारीरिक बनावट के बारे में। शारीरिक बनावट, शारीरिक बनावट की अगर हम बात करते हैं कि इनके शरीर का बनावट कैसा है कैसा नहीं है, तो जो शारीरिक बनावट है भील जनजाति का, तो भील जनजाति के जो सारे ये लोग क्या है नाटे कद के होते हैं। नाटे कद के, नाटे कद का मतलब होता है छोटा कद। इनका कद क्या होता है छोटा होता है, लंबाई ज्यादा नहीं होती है। इनका रंग काला होता है और गहरा काला होता है। इनका रंग कौन सा होता है काला होता है, ठीक है। इसके बाद में आगे नाक चौड़ी होती है और आंखें लाल होती है, सुडोल होते हैं, जबड़ा बाहर निकला हुआ होता है तथा शरीर सुडील होता है, एक तरीके से मजबूत होता है, गठन वाला होता है, सुडोल होता है, और ये बहुत ही ज्यादा परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, ईमानदार लोग होते हैं और चोरी करने को पाप मानते हैं। चोरी करने को पाप मानते हैं, ठीक है। ये इनके शारीरिक बनावट हो गई, यानी कि ये क्या कैसे कैसे दिखाई देते हैं, ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं हम निवासी क्षेत्र पर, यानी कहां कहां ये लोग निवास करते हैं। शारीरिक बनावट हो गई। उसके बाद में हमारा निवासी क्षेत्र, निवास क्षेत्र। अगर हम निवास क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं निवास क्षेत्र के बारे में, तो ये लोग जहां तक है पर्वतीय और दुर्गम स्थानों पर रहते हैं, जहां पर अधिकतर लोग विद्यमान नहीं रहते हैं, वहां पर पहाड़ियों में, अरावली पर्वत माला श्रृंखला में यह क्या है विद्यमान है। अगर हम बात करें निवासी क्षेत्र की, तो राजस्थान की अगर हम बात, ऐसे तो भारत की बात करें तो 4 राज्य प्रमुख हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, इन 4 राज्यों में भील जनजाति अधिक पाई जाती है। अगर ठीक है, तो ये 4 राज्य हैं। इसके बाद में हमने देखा जो इनके निवासी क्षेत्र थे उसके बारे में। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी सबसे ज्यादा जो भील जनजाति के लोग हैं वो बांसवाड़ा क्षेत्र में पाए जाते हैं। बांसवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, उदयपुर आदि, ये राजस्थान में यहाँ है, ये प्रमुख क्षेत्र है जहां पर भील जनजाति क्या है निवास करती है। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं हम आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया क्या क्या करते हैं ये लोग जीवन जीने के लिए, वो हम आर्थिक क्रिया में देखेंगे। अब आर्थिक क्रिया में हम देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें आर्थिक क्रिया की, तो ये लोग क्या गए एकांकी क्षेत्र में निवास करते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में और एकांकी क्षेत्र में, और इनका जो मुख्य आधार है वो खाद्य संग्रहण है, यानी कि खाने के लिए संग्रहण करते हैं, खाना इकट्ठा करते हैं। इसके अतिरिक्त ये आखेट करते हैं, यानी शिकार करते हैं पशुओं का और पक्षियों का और भेड़ बकरियों का पालन करते हैं। हम सबसे पहला इसमें जो हमारे पास आर्थिक क्रियाकलाप हैं, आर्थिक क्रियाकलाप हैं, इसमें से सबसे पहला पॉइंट लेते हैं हम आखेट। आखेट का मतलब होता है शिकार करना।
आखेट का मतलब क्या होता है? शिकार करना। तो ये लोग क्या करते हैं? जंगली जानवरों का तीर कमान की सहायता से शिकार करते हैं पशुओं का। और पुरुष वगैरह तालाब में मछली पकड़ते हैं और 80% लोग कृषि का कार्य करते हैं बिलों की जनसंख्या में। कितने प्रतिशत? 80%। अगर हम बात करें पहाड़ी क्षेत्रों में, अब निवास करते हैं, हमने पहले पढ़ लिया था कि लोग दो क्षेत्रों में निवास करते हैं। एक तो पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं और दूसरे करते हैं ये पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं और दूसरा मैदानी क्षेत्रों में। जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं वो झूमिंग कृषि करते हैं और झूमिंग जो कृषि करते हैं उसे कहा जाता है चिमाता। पहाड़ी क्षेत्रों में चिमाता, ठीक है। और मैदानी भाग में जो की जाने वाली कृषि है उसे कहा जाता है दजिया। मैदानी भाग में जो कृषि की जाती है उसे कहा जाता है दजिया, ठीक है। तो ये हो गया आखेट से संबंधित क्रियाकलाप में, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा अगला जो पॉइंट आता है वो आता है भोजन। भोजन क्या क्या खाते हैं? भील जनजाति का जो प्रिय भोजन होता है वो मक्का होता है। सबसे ज्यादा लोग बाग मक्का खाते हैं। इसके अतिरिक्त ये उत्सवों पर चावल बनाते हैं, चावल की लापसी बनाते हैं और राबड़ी बनाते हैं। लापसी और राबड़ी के बारे में सब जानते हैं, लापसी के बारे में भी आप जानते होंगे। राबड़ी का छाछ दलिया डालकर राबड़ी बनाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा ये गेहूं चना मूंग उड़द आदि की दालें वगैरह भी खाते हैं। ये लोग क्या करते हैं? महुआ से बनी हुई जो शराब होती है, मदिरा जो भांग है, उसका सेवन करते हैं और अपने आप में मस्त रहते हैं। ये बात हो गई हमारे भोजन की। तो 2 पॉइंट हमारे यहां पर आर्थिक क्रियाकलाप में क्लियर हो गए हैं, आखेट और भोजन। जहां तक है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे भील जनजाति के बारे में पढ़ रहे थे हम और आर्थिक क्रियाकलाप पढ़ रहे हैं। उसके बाद में वस्त्रों की बात करें। वस्त्र और आभूषण भी कह सकते हैं कि क्या क्या पहनते हैं, क्या क्या नहीं पहनते हैं ये लोग। देखिए, अगर हम वस्त्र की बात करें तो पुरुष कमीज धोती पैंट शर्ट, स्त्रियां घाघरा कांचली और लुगड़ी पहनती है और लाख की चूड़ियां वगैरह ये लोग पहनते हैं, ठीक है। ये पुरुष ओढ़नी वगैरह आभूषण में पहनते हैं जिसमें जस्ता एवं निकलस के जो धातु होते हैं उनके चूड़ी गहने वगैरह बना के पहनते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है निवास गृह, यानी घर का निर्माण या कहाँ निवास करते हैं, कैसे रहते हैं। देखो, इनका जो घर होते हैं वो परकीर्ण प्रकार के होते हैं। परकीर्ण प्रकार के होते हैं। परकीर्ण प्रकार के होते हैं। यह आपके लेसन है फर्स्ट पार्ट में आवासों के बारे में, अधिवासों के बारे में। उसमें हम पढ़ेंगे जब भी उसका जिक्र करेंगे कि परकीर्ण अधिवास वगैरह प्रकार क्या होता है। तो यहां जो पूछा जा सकता है क्वेश्चन की जो भीलों के घर होते हैं वो कौन से प्रकार के होते हैं? परकीर्ण प्रकार के। अगर हम बात करें तो छोटी झोपड़ियां और टीले वगैरह बनाए जाते हैं, झोप, ठीक है। इसके बाद में देखिए गृह निवास में जो छोटे गांव होते हैं उनको कहा जाता है फला और जो बड़े गांव होते हैं उन्हें कहा जाता है पाल। छोटे गांव होते हैं उन्हें तो फला और जो बड़े गांव होते हैं उन्हें कहा जाता है पाल, ठीक है। यहां तक हो गया, गृह निवास हो गया। कुछ लोग जैसे गृह निवास में ये लोग क्या करते हैं, मिट्टी के घर बनाते हैं और उन्हें सुंदर दिखने के लिए लीपना पोतना वगैरह करते हैं। जैसे राजस्थान में तो ज्यादातर चलते रहते हैं आभूषण सौंदर्य प्रतीता, मतलब मिट्टी के घर वगैरह बनाकर उनको अच्छी तरह से सजाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम इनके औजारों की बात करें, औजारों और शस्त्रों के बारे में, तो औजारों की अगर हम बात करें इसमें तो औजार इनके हैं वो धनुष है, बाण है, तलवार है,
तलवार है, धनुष है, बाण है, ठीक है, आदि इनके क्या है, औजार और हथियार है, अस्त्र और शस्त्र है। परंतु इनके दो बाण है वो प्रमुख है, बाणों में दो बाण है बाणों में, अब वो प्रमुख है। पहला जिसे कहा जाता है हरियो और दूसरे को कहा जाता है रोबदो, हरियो और दूसरा है रोबदो, ठीक है, हरियो हो गया और रोबदो हो गया, यानी कि दो प्रकार के बाण है जिसमें पहला हरियो हो गया और दूसरा रोबदो हो गया, ठीक है। अब अगर हम बात करें आगे, शिकार का हम पढ़ रहे थे, तो ये लोग क्या करते हैं, पक्षियों को पकड़ने के लिए एक फंदा बनाते हैं जिसे फटकिया कहते हैं, फटकिया कहते हैं, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा अगला जो टॉपिक है वो आता है समाज के बारे में, सामाजिक के बारे में, कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। देखो, समाज व संस्कृति, व संस्कृति, ठीक है। समाज और संस्कृति की अगर हम बात करें तो इनमें विवाह की जो प्रथाएं होती है, वैसे तो ये पितरात्मक शासन होता है, संगठित समूह होता है जो कि कुलों के आधार पर विभाजित होता है या अलग अलग गांवों में रहता है, जैसे गोत्र के आधार पर अलग अलग गांवों में निवास करते हैं। ये सभी शादीशुदा होते हैं और ज्यादातर कुछ विवाह के अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक विवाह है जिसे धापा कहते हैं, धापा प्रथा होती है विवाह की, एक दापा होती है और दूसरी है गोल गादेड़ो, गोल गादेड़ो, ये प्रथाएं होती है। अब अगर हम बात करें इन प्रथाओं के बारे में तो गोल दापा होती है, इसमें क्या होता है, जो वर पक्ष होता है उसको मूल्य देना पड़ता है वधु पक्ष वाले को, वधु पक्ष वाले को, और इसे कहते हैं धापा। गोल गादेड़ों में क्या होता है, ये प्रथा होती है, और इस प्रथा में क्या है, शूरवीर पहलवान अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है और अपनी पत्नी चुनने का अधिकार रखता है और साहस दिखाता है, भाई मेरे में इतनी शक्ति है, और अपनी पत्नी चुनता है, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें भीलों के बारे में, तो जो भीलों का जो मुखिया है उसे गमेती कहते हैं, गमेती, ठीक है। यहां तक हो गया। अब इसके बारे में आगे देखते हैं, इनके जो क्या बोलते हैं नृत्य होते हैं, वो जो नृत्य होते हैं इनके वो होते हैं घेर घूमर, मुख्य नृत्य, घेर और घूमर, ये भीलों के दो नृत्य क्या हैं, मुख्य नृत्य हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें सामाजिक जीवन के बारे में, तो पितृ ये होते हैं। समाज के बारे में अगर हम बात करें तो ये प्रथाएं हो गई। अगर इनमें गोत्र होता है जिसे क्या कहा जाता है, अटक कहा जाता है, अटक, गोत्र को, जो इनका गोत्र होता है उसे अटक कहा जाता है। अगर हम आगे देखें इसके बारे में तो इनमें विवाह होते हैं। विवाह तीन प्रकार के होते हैं, तीन चार प्रकार के, जिसमें पहला है मोर विवाह, मोर विवाह, अपहरण विवाह, अपहरण विवाह, और अपहरण विवाह के बाद में होता है विनिमय विवाह, विनिमय विवाह, और एक और होता है क्रय विवाह, क्रय यानी खरीदना, विवाह। देखो सिंपल सिंपल बात है। मोर विवाह साधारण होते हैं, फेरे वगैरह होके मोड़ बांध के, वो अपहरण जबरदस्ती उठाकर किडनैप वाला विवाह ले जाकर रख लेते हैं, वो विनिमय विवाह मतलब आदान प्रदान, कि आप भी हमें छोरी दी दीजिए या फिर उनके रिश्तेदारों में वो कहीं से और लड़की दिला दें, ऐसे ये होता है। विनिमय का मतलब आदान प्रदान करना, क्रय का मतलब खरीद कर यानी मूल्य देकर। ये सब क्या है, इनमें भीलों में विवाह के प्रकार होते हैं, ठीक है। अब
इसके बाद में नेक्स्ट हम आधुनिकता की संपर्कता की बात करें। आधुनिक संपर्क, अगर हम आधुनिक संपर्क की अगर हम बात करें तो आधुनिक जो संपर्क में आने से इन लोगों में क्या हुआ है कि खान पान रहन सहन वगैरह में क्या है परिवर्तन हुआ है। अब ये लोग पहले की तरह बोले वाले नहीं है, बहुत ही चतुर हैं और ज्यादातर लोग अब क्या है कृषि करने लग गए हैं और व्यापार करते हैं। ये आधुनिक संपर्क में हम लिख सकते हैं। तो ये हमारी भील जनजाति थी, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया है भील जनजाति के बारे में। अगर समझ में आया है तो लाइक जरूर कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा अगला जो टॉपिक है इससे संबंधित जातियों से वो पढ़ रहे हैं। ये भील जनजाति क्या है समाप्त हो गई है। नेक्स्ट अगला टॉपिक, या ये जो जनजाति आज हमने पढ़ी है आपके दूसरे लेसन में है और लास्ट वाले लेसन में भी है 25वें में, दोनों जगह है ये, लेकिन पढ़ना आपको दूसरे लेसन से ही है। अगर आप 25वें लेसन में देखोगे तो आपको नहीं मिलेगा, उसमें लिखा होगा कि पार्ट 2 में देखिए, ऐसा कुछ लिखा होगा, तो वो दूसरे लेसन से है, वहां भी जोड़ दी गई है क्योंकि ये राजस्थान, क्योंकि 25वें लेसन में अधिकतर हम वो जनजातियां पढ़ रहे हैं जो राजस्थान से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारी जो जनजाति आती है अगली, वो आती है ग्रासिया जनजाति। ग्रासिया जनजाति, ग्रासिया जनजाति, ठीक है। ग्रासिया जनजाति, अगर हम सर्वाधिक बात करें सबसे ज्यादा राजस्थान में, तो जो ग्रासिया जनजाति है वो सिरोही जिले में है, सिरोही जिले में राजस्थान के, ठीक है। इसके अलावा जो ग्रासिया जनजाति है वो पाली में है, ठीक है। इसके अलावा पाली में है और उदयपुर में है, ठीक है। हमने इससे पहले पढ़ी थी मीणा, दूसरी पढ़ी थी भील, तीसरी पढ़ रहे हैं हम ग्रासिया। सर्वाधिक जनजाति राजस्थान में मीणा, दूसरी भील, तीसरी ग्रासिया। सर्वाधिक सबसे ज्यादा मीणा राजस्थान में जयपुर, ठीक है। फिर उसके बाद में हम बात कर रहे हैं यहां पर ग्रासिया जनजाति की। सर्वाधिक जनजाति है वो सिरोही में पाई जाती है। ये अपने आप को ये कहते हैं स्वयं को कि हम क्या है चौहान वंशज से हुए हैं, चौहान वंश, राजपूतों के जो चौहान वंश है उससे हमारी क्या है उत्पत्ति हुई है, ऐसा कहते हैं। इनके घर की अगर हम बात करें घर की, तो इन्हें घेर कहते हैं। घर को क्या कहते हैं, ये घेर कहते हैं। और जो गांव होता है उसे फालिया कहते हैं, ये ध्यान रखना है, फालिया कहते हैं। उसमें हमने फाल कहा था और पाल कहा था भील जनजाति में, ये कंफ्यूजन वाला है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसका, ठीक है। तो ये हो गया यहां पर। अब इसके बाद में अगर हम बात करें तो सामाजिक जीवन में ये कैसे कैसे जीते हैं, इनका ज्यादा विवरण आपकी किताब में नहीं है, यानी कि ज्यादा विवरण नहीं है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा दे रखा है। अगली जो बड़ी बड़ी जनजातियां, एक तो मीणा, ग्रासिया और ये एक जनजाति है भील जनजाति है, इनके बारे में ही ज्यादा विवरण दे रखा है, ज्यादा इस लेसन में नहीं दे रखा है आपकी 12वीं क्लास के अकॉर्डिंग, ठीक है। हाँ, ये आदिम जनजाति में शामिल है, आदिम जनजाति में इसे शामिल किया गया है, जो भारत की पहली जनजाति है। कौन सी? ग्रासिया जनजाति, ठीक है। सबसे ज्यादा सहरिया जनजाति, सहरिया जनजाति का जो प्रतिशत है, हम पढ़ रहे हैं ग्रासिया पढ़ रहे हैं, ग्रासिया जनजाति सर्वाधिक है, वो सिरोही जिले में पाई जाती है, ठीक है। अगर इसके बारे में हम बात करते हैं आगे, तो सामाजिक जनजीवन की अगर हम इनमें बात करें तो सामाजिक जनजीवन है इनका, इनमें विवाह के संबंधित रस्में होती है, जिसमें हमने पढ़ा भी मोरबंदिया विवाह होता है। 3-4 प्रकार के विवाह होते हैं। मोरबंदिया विवाह, ठीक है, विवाह के प्रकार हमने वहां भी पढ़े थे, बिलों में भी, और यहां भी पढ़ रहे हैं।
पहरावना विवाह, पहरावना विवाह, ठीक है। मोरबंदिया हो गया, पहरावना हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट है ताड़ना विवाह, ताड़ना विवाह, ठीक है। ताड़ना विवाह हो गया, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो जो मोरबंदिया होता है उसमें फेरे वगैरह होते हैं जो सीधे अपने होते हैं, विवाह सभी के। पहरावना विवाह है, पहरावना विवाह में नाम मात्र के फेरे होते हैं, नाम मात्र थोड़े से फेरे होते हैं, ठीक है, दिखाने लायक। ताड़ना विवाह में क्या होता है, वही मूल्य देना पड़ता है वधु पक्ष वालों को, जो वधु पक्ष वाले होते हैं लड़की वाले, उनको मूल्य देना पड़ता है, ठीक है। ये 3 प्रकार के इनमें क्या है, विवाह होते हैं। अगर हम बात करें यहां पर ग्रासिया जनजाति की, ये 3 वर्गों में विभाजित है। पहला मोटी मियाती, दूसरा नैन की मियाती और तीसरा निचली मियाती। मोटी, नैन की और निचली, इनके सबके पीछे लगाना है नी या ती, ठीक हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें इनके बारे में तो इनके जो पंचायत होती है, यानी परिवार का जो मुखिया होता है वो तो पिता होता है या सबसे बड़ा होता है परिवार का। अगर हम पंचायत के मुखिया की बात करें, जो पंचायत का जो मुखिया होता है उसे सहलोत कहते हैं, सहलोत कहते हैं। याद रखने वाली बातें हैं, छोटी छोटी, ज्यादा बड़ी बातें नहीं है इनके। अगर हम नृत्य की बात करें कि कौन कौन सा नृत्य है, तो इनका नृत्य है वो वालर नृत्य है, गरबा है, गेर है, मोरिया है और गौर है। ये इनके क्या है, नृत्य हैं। इनका एक प्रसिद्ध मेला है जो बहुत ही फेमस है, उसे वो है मनखारो मेलो, मनखारो मेला, ये बहुत ही प्रसिद्ध है। इनके अगर हम नृत्य की बात कर रहे थे अभी, तो वालर है, गरबा है, गेर है और मोरिया है, गौर है। ये नृत्य क्या है, इनके मुख्य हैं। वस्त्रों की अगर हम बात करें कि ये क्या क्या पहनते हैं, क्या क्या नहीं पहनते हैं, तो ये साधारणतः वस्त्र पहनते हैं, कमीज, धोती और तौलिया पुरुष, स्त्रियों में घाघरा, चोली आदि ये क्या क्या पहनते हैं। स्त्रियां क्या है, तो मारना गुदवाती है, मतलब अपने शरीर पे चित्र वगैरह गुदवाना इनको पसंद है, ठीक है। ये लोग क्या है, अगर हम बात करें तो शिव, भैरव और माँ दुर्गा के क्या है, उपासक हैं। उपासक का मतलब पूजा करना, यानी इनको ये मानते हैं, ठीक है। इनका नृत्य हो गया, इनकी रहन सहन हो गई, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें सहरिया की, एक बार फिर से आपको ग्रासिया की, तो ग्रासिया में मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि इनकी जो तीसरी बड़ी जनजाति है राजस्थान की। अगर हम बात करें तो ये सबसे ज्यादा सिरोही में निवास करती है। दूसरी बात, स्वयं को क्या है, चौहान वंश राजपूतों के उत्पत्ति मानते हैं कि स्वयं वहां से उत्पत्ति क्या है हमारी हुई है। घरों को घेर कहते हैं और गांवों को फलिया कहते हैं। सामाजिक जीवन में हमने देखा 3 प्रकार के विवाह होते हैं, मोरबंदिया, पहराना और ताड़ना। मोरबंदिया में तो मोड़ बांधकर जो फेरे वगैरह होते हैं पूरी रस्मों से, वो। पहरावना में नाम मात्र फेरे होते हैं। ताड़ना में मूल्य देना पड़ता है लड़की का, ठीक है। उसके बाद में देखिए ये 3 प्रकार के वर्ग होते हैं, मोटी, नैनकी और निचली, यानी नियाती सबके पीछे लगाना है। उसके बाद में अगर हम बात करें, पिता के जो परिवार होता है उसके मुखिया होते हैं वो पिता होता है। और अगर हम बात करें पंचायत का जो मुखिया होता है उसे सहलोत कहते हैं। क्या कहते हैं, सहलोत, ठीक है। इसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल बातें हैं छोटी छोटी। एक बार आप पढ़ेंगे किताब में तो और ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा, जहां तक मैंने समझा दिया था। इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम अगली जनजाति की बात करें तो वो आती है हमारी जनजाति, छोटी छोटी जनजातियां, 1-2 सहरिया। सहरिया जनजाति, ठीक है। सहरिया जनजाति एकमात्र ऐसी जनजाति है जो बहुत पिछड़ी हुई जनजाति है, बहुत ज्यादा पिछड़े हुए लोग, यानी इस जनजाति के लोग, और साक्षर भी बहुत कम है सहरिया जनजाति के लोग। सहरिया जनजाति के लोग सर्वाधिक जो निवास करते हैं
वो 12 में करते हैं। कहाँ करते हैं? 12 में, यानी 12 जिले में। 12 जिले में कौन से स्थान पर करते हैं? किशनगंज व शाहाबाद के वहां पर किशनगंज करते हैं और शाहाबाद में, यानी कि वहां पर ये तहसीलों में निवास करते हैं। अगर हम बात करें 12 जिलों, ये भी ये कहते हैं कि सहरिया जो शब्द है, सहरिया जनजाति है, वो एक फारसी शब्द के शहर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? फारसी शब्द शहर से। सहरिया जनजाति का शब्द बना हुआ है, जो कि एक कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी का। ठीक है, फारसी का शब्द है। और अगर हम बात करें तो ये लोग अपने अपने, हमने सबके घरों में पढ़ा घरों के बारे में, तो ये लोग अपने जो घर होते हैं, घरों को क्या कहते हैं? टोपा, टापरी एवं टोपा कहते हैं। टापरी क्या होती है? जो घास फूस वगैरह तथा कच्चे घास फूस वगैरह कच्चे पत्थरों कंकड़ों से निर्मित होती है, वो टापरी। टोपा जो बल्ली जंगल में से बड़ी बड़ी लकड़ियां बल्लियां काट कर बनाई जाती है टोपे प्रकार से ऊपर से, वो टोपा कहलाता है। ठीक है, हाँ, ये इनके जो गांव होते हैं, बस ये ध्यान रखना है, जो इनका गांव होते हैं उनको कहते हैं सहलोल, सहरोल। भील जनजाति के जो मुखिया था उसको हम कहते थे सहलोत। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये अपने कुल देवता मानते हैं किसे? वाल्मीकि को, वाल्मीकि ऋषि को अपना कुल देवता मानते हैं। ठीक है, अगर हम आभूषण की बात करें या वस्त्रों की बात करें तो ये लोग सामान्यतः लुगड़ी घाघरा इनका प्रयोग करते हैं और पुरुष कमीज वगैरह का प्रयोग करते हैं। इनकी साक्षरता दर बहुत कम है, बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं। दूसरी बात, ये स्थानांतरण क्या करते हैं? कृषि करते हैं। ठीक है, ये छोटी बस्तियां होती है उनको तो कहते हैं ये सहराना, सहराना, ये छोटी बस्तियों को कहते हैं। और बड़े जो गांव होते हैं उन्हें सहलोल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में ज्यादा इसका विवरण नहीं है, बस इतना ही विवरण है। और बाकी ये एकांकी परिवार, इनमें प्रथाएं प्रचलित होती है, बहुविवाह प्रचलित होता है, मेले वगैरह भी लगते हैं, कुछ पवित्र स्थान है इनके। ठीक है, वो थोड़ा सा बस इसमें इतना ही है, 12वीं के कोर्स में ज़्यादा नहीं है। और देखिए 12वीं क्लास और 10वीं क्लास क्या होती है? एक लिखित परीक्षा होती है, उसका थोड़ा विवरण आपको किताब में भी देखना पड़ता है यहाँ समझने के बाद, ताकि आराम से आप अच्छे तरीके से लिख सको। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारी डामोर जनजाति। डामोर जनजाति, ठीक है। डामोर जनजाति की अगर हम बात करें तो जो सर्वाधिक डामोर जनजाति है वो डूंगरपुर में पाई जाती है, राजस्थान में। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर। बांसवाड़ा, उदयपुर, यहां पर ये जनजाति पाई जाती है, निवास है इनके। और सर्वाधिक डूंगरपुर के सीमलवाड़ा में पाई जाती है, सीमलवाड़ा, ठीक है, सीमलवाड़ा में पाई जाती है। कुछ लोग इन्हें डमरिया भी कहते हैं, डामरिया, डामरिया, इसे डामरिया भी कहते हैं। अब इनमें जो पंचायत का जो मुखिया होता है, उसे मुखी कहते हैं, मुखी, उसे क्या कहते हैं? मुखी कहते हैं। विवाह होते हैं इनमें, तो विवाह होते ज्यादातर इनमें, और विवाह नहीं होता है। एक तो होता है वधु मूल्य, यानी मूल्य देना पड़ता है, और दूसरा होता है मूल्य के बाद में, वधु मूल्य के बाद में बहुविवाह, ठीक है। ज्यादातर मूल्य देकर ही ये क्या करते हैं? विवाह करते हैं, ठीक है। हाँ, इनका जो मेले वगैरह है, एक तो बावजी के मेला लगता है और एक 11 की रेवाड़ी में मेले लगते हैं जो कि प्रसिद्ध है। तो ये डामोर जनजाति है, ज्यादा विवरण नहीं है।
जैसा मैं पहले भी कह रहा हूं आपको। अब हमारे पास कुछ जनजातियां बची है, छोटी छोटी 3 जनजातियां, उसको आप आराम से पढ़ सकते हो घर पे भी, एक एक 2-2 लाइन की है। कंजर है, कथोड़ी है, और एक और जनजाति है सांसी। ये जनजातियां आपकी बची हुई है, बाकी सारी मैंने करवा दी। ठीक है, इस लेसन में से जनजातियों में से 4 नंबर का प्रश्न आएगा, आप याद कर लीजिए अच्छे तरीके से, निश्चिंत रहिए। ये लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके जो अगले वाला जो लेसन होगा वो आपको कमेंट्स करके बता दीजिए कि कौन सा लेसन है, ताकि क्योंकि जो 12th क्लास का कोर्स है और 10वीं क्लास का एसएसटी का कोर्स है वो 1 महीने में पूरा नहीं हो सकता। इसलिए जो भी आपको लेसन समझ में नहीं आ रहा है, जिसमें भी आपको हेल्प चाहिए, वो लेसन आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। जो क्वेश्चन कोई समझ में नहीं आ रहा है उसके बारे में हम टॉपिक के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, जो आप हमें कमेंट्स के द्वारा बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सबसे पहले शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपनी तैयारी को सुचारू रूप से रखिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जो आप कमेंट्स करेंगे उसी लेसन को लेकर। यहाँ पे आपने 4 नंबर पक्के किए हैं, ये समझिए। बिल्कुल, धन्यवाद।